नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाठ योजना लेसन प्लान। तो दोस्तों, आप डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड, बीटीसी, डीएड, डीएलएड से संबंधित सारे टॉपिक वाइज नोट्स और लेसन प्लान आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि लेसन प्लान का निर्माण कैसे करना है, लेसन प्लान निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान देना है, आपका हेडिंग का क्रम क्या होगा। आप अलग यूनिवर्सिटी का देखते हैं तो कुछ लेसन प्लान रहता है, दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेज का देखते हैं तो कुछ दूसरा रहता है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप ये लेसन प्लान बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिएगा पाठ योजना। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर का जो हेडिंग होगा वो विद्यालय का नाम होगा, जिस कॉलेज से आप जिस कॉलेज के लिए, जिस विद्यालय के लिए लेसन प्लान आप बना रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ आप लोग लिखेंगे। छात्रा अध्यापक, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग, अगर कोई लड़का है टीचर, छात्रा अध्यापक लिखेगा, अगर कोई लड़की है तो छात्रा अध्यापिका लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद से हम लोग दिनांक लिखेंगे, तो जिस दिनांक को आपको लेसन प्लान देना है वो दिनांक लिख देंगे। कक्षा जानते ही हैं, कक्षा जिस क्लास के लिए आप बना रहे हैं वो लिख देंगे। क्लास लिखेंगे। क्लास का मतलब ये होता है कि आप पहली घंटी पढ़ा रहे हैं, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी, यानी जो क्लास आप पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ विषय है, विज्ञान के लिए हम बनाए हैं उप विषय भौतिक विज्ञान। आप गणित अगर लिखते हैं, मान लीजिए गणित है या हिंदी है, तो आपका विषय तो गणित, हिंदी, सामाजिक अध्ययन हो सकता है, लेकिन उप विषय में अगर हिंदी में देखें तो साहित्यिक हिंदी, प्राचीन हिंदी, इस तरीके से उप विषय के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं। प्रकरण देखिए, जैसे सौर ऊर्जा के स्रोत हम बनाए हैं, आप लोग अगर जिस प्रकरण पर बनाएं उस प्रकरण को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अवधि आपका, यानी लेसन प्लान की अवधि क्या होगी, तो ये 40 मिनट है। कहीं कहीं आपको 35 मिनट देखने के लिए मिलेगा, कहीं 30 मिनट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका 40 मिनट ही बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसके अलावा आप लोग सूक्ष्म लेसन प्लान या सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना देखेंगे तो उसमें आपको 36 मिनट का टाइम मिलता है, और 8 पार्ट, 6 पार्ट में कहीं देखने के लिए मिलेगा, कहीं 8 पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस चैनल पर इस वीडियो के बाद हम लोग किसी दिन सूक्ष्म लेसन प्लान पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले ये आपको फुल फिल कर लेने के बाद आपको सबसे पहली हेडिंग क्या देना है, तो सबसे पहली आपकी हेडिंग होगी सामान्य उद्देश्य। ठीक है। आपने लेसन प्लान बना रहा है तो आपका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ही। तो आपका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला हमारा ये गोल होता है कि उद्देश्य। ठीक है। तो हमारा उद्देश्य आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आप लिख लेंगे, सब डेटा भर लेंगे, क्लास, कक्षा, उम्र, विषय, तो उसके बाद सामान्य उद्देश्य देखेंगे कि आपका सामान्य उद्देश्य क्या है। लेसन प्लान आप जो दे रहे हैं तो उसमें आपका सामान्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यहाँ हिंदी लिख रहे हैं, मैथ लिख रहे हैं, तो छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के प्रति भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सामान्य उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अगर हिंदी यहाँ लिख रहे हैं तो छात्रों में हिंदी से संबंधित हिंदी भाषा को जानने के लिए उत्पन्न करना, या हिंदी भाषा जानना सिखाना, ये आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, छात्रों में तर्क शक्ति, मानसिक विचार और कल्पना शक्ति का विकास करना। ये किसी भी टॉपिक में आप लिख सकते हैं। ठीक है। किसी भी विषय में इस पॉइंट को आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में तर्क शक्ति का हम विकास करेंगे। हमारा उद्देश्य है ये, बच्चों में मानसिक विकास करेंगे, ये भी मेरा उद्देश्य है, और कल्पना शक्ति का भी विकास हम करेंगे, ये भी मेरा सामान्य उद्देश्य है। चौथा आप उद्देश्य लिखेंगे कि छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण आदि के विषय में चिंतन का विकास करना, यानी छात्रों को परीक्षण और निरीक्षण के में चिंतन का विकास करना, ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है।
अब हम लोग सामान्य उद्देश्य जब देख लेते हैं तो उसके बाद लेसन प्लान बनाने का और लेसन प्लान देने का मेरा विशेष उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य में भी आपको कुछ नहीं परिवर्तन करना है। यहाँ पर देखेंगे छात्र ऊर्जा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगर हिंदी में लिख रहे हैं या जो भी टॉपिक, छात्र महात्मा गांधी के बारे में जान सकेंगे, चाहे हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, छात्र पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। जो भी प्रकरण आपका है उसके बारे में पहला लिखेंगे। दूसरा है आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, तो छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाता है कि छात्र सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वह उनमें अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ये रहा है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला हम लोग हेडिंग क्या लिखे, पहला आपका सामान्य उद्देश्य हो गया, यानी लेसन प्लान पर बनाने का आपका उद्देश्य क्या था, बच्चों में क्या क्या डेवलप करना था, ये मेरा उद्देश्य था। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चे जान सकेंगे। उसके बाद जो प्रकरण हम बनाए हैं उसमें शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या लगेगी, तो हर एक टॉपिक में आपको चाक लगेगा, डस्टर लगेगा, रोलर बोर्ड, चित्र चार्ट, फ्लैश कार्ड, संकेतक आदि। अगर मॉडल वॉडल भी अगर प्रयोग करते हैं, टीवी, ये मोबाइल इत्यादि जो भी आप उस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उस प्रकरण को पढ़ाने में, वो सारे शिक्षण सामग्री आप लिख देंगे। अब देखेंगे कि पूर्व ज्ञान, यहाँ पर पूर्व ज्ञान क्या है, तो विषय छात्र ऊर्जा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे बच्चों से अगर पूछते हैं आप महात्मा गांधी या पर्यावरण के बारे में अगर आप प्रकरण बनाए हैं, तो यहाँ पर आप देंगे कि पूर्व ज्ञान में कि छात्र पर्यावरण के बारे में कुछ जानकारियाँ रखते हैं, या बारिश कैसे होती है इसके बारे में वो लोग जानकारी रखते हैं, या बारिश क्या होती है, यानी वो पूर्व ज्ञान बच्चों का क्या होना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि जो हमारा टॉपिक है उसमें बच्चों को क्या कम से कम जानकारी होगी। ठीक है, वो उनका पूर्व ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक बात और यहाँ पर फंसती है। अब इसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ प्रस्तुतिकरण लिख देते हैं। बहुत जगह देखा जाए तो ये प्रस्तुतिकरण यहाँ पर पहले हम दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ से लिखा जाता है प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ प्रस्तुतिकरण लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम ये चाहेंगे कि अगर प्रस्तुतिकरण नहीं भी यहाँ लिखते हैं आप, तो सबसे पहले अब ये इस तरीके से आप खाका तैयार करेंगे। ठीक है, खाका तैयार करके इसमें पहला कॉलम में आपका पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु, यानी आपका पाठ्य वस्तु क्या है, उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद छात्र क्रिया लिखेंगे, उसके बाद शिक्षण विधि लिखेंगे। केवल आपको यही कॉलम लिखना है, ज़्यादा कॉलम बहुत जगह देखेंगे तो कोई कहीं और कुछ कॉलम है, कहीं कुछ और कॉलम है, तो आपको ज़्यादा कॉलम के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर ये भी आप केवल 4 कॉलम बना लेते हैं तो आप ये समझिए कि बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि पूर्व ज्ञान के आधार पर, ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना प्रश्न हम लोग पूछेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें आपको कि जैसे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद से हम लोग देखें शिक्षण सामग्री, उसके बाद देखें पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न निकलवाया जाता है। तो प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे हम लोग जिस भी प्रकरण के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम प्यासा कौवा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग पूर्व ज्ञान, बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है, कौवा बच्चे देखे हैं, पानी देखे हैं, तो उन लोगों से जो उनको जानकारी रहती है उसके बारे में हम 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो 2 क्वेश्चन बच्चे एकदम बिल्कुल आसानी से बता लें। और तीसरा हमारा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं बता सकें, और उसके बाद हम उसको प्रकरण पर ले चलेंगे कि बच्चों आज हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ तो बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो लेसन प्लान का प्राण प्रस्तावना प्रश्न होता है। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हम लोग इस प्रकरण में क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, यही प्रकरण हम उठाए हैं। आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
तो हम पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है। बच्चों से आप पूछेंगे कि गर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो बच्चे तुरंत उत्तर दे देंगे। क्लास 8 के बच्चे हैं तो ये तो ज़रूर बता देंगे कि आग से ही किसी वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे बच्चों से कि आग कहाँ से प्राप्त होती है, तो आग हमें ईंधन से प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे कि ईंधन और विद्युत किसके स्रोत हैं। संभवतः ये बच्चे उत्तर बताने में असमर्थ हो जाएंगे, ये इसके उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों को हम बताएंगे कि ईंधन और विद्युत हमें हमारा यहीं पर उद्देश्य कथन आप लिख लेंगे कि जब ये प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो हमारा उद्देश्य कथन हो जाता है कि ईंधन और विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, ईंधन और विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। आज हम लोग ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपको जो प्रश्न लास्ट में तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे, उसके बाद वहाँ उद्देश्य कथन आप लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग ईंधन और विद्युत ऊर्जा के स्रोत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर छात्र क्रिया में आप लोग क्या लिखेंगे, तो ये छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब आप उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आप प्रश्न उत्तर किया गया तो यहाँ प्रश्नोत्तर विधि हो गया है, यहाँ आप व्याख्या किए हैं तो यहाँ आपको व्याख्यान विधि हो गया है। अब देखिए यहाँ से अब लेसन प्लान की शुरुआत होती है। अब क्लास में जैसे बच्चों से हम लोग प्रस्तावना प्रश्न निकलवा लिए, हमारा एकदम बिल्कुल जो उद्देश्य कथन था वो पूर्ण हो गया कि सौर ऊर्जा, ईंधन और ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यहाँ पर स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं या प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं। अब पहला मेरा विषय वस्तु हो जाता है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, पहला क्या हो जाता है, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के मुख्यतः अनेक स्रोत होते हैं जिनके द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बच्चों को ये क्लास में आप बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग ऊर्जा के मुख्यतः स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के मुख्यतः अनेक स्रोत होते हैं जिनके द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। पहला सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, छात्र इस पर क्या करेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं या छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि हो जाता है। अब हमारा पहला जो यहाँ पर 3 हेडिंग है आप लोग देख सकते हैं, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो सबसे पहले विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के अंदर हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा पौधे सूर्य से प्रकाश को, ठीक है, पौधे सूर्य से प्रकाश को सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं और सूर्य ऊर्जा से आजकल विद्युत भी बनाई जाती है जो बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है। अब यहाँ बच्चों से हम लोग प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ा लेंगे ये चीज़ क्लास में, तो उसके बाद बच्चों से मूल्यांकन के लिए एक प्रश्न पूछते हैं कि पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। बच्चे उत्तर देंगे सूर्य से, क्योंकि हम पहले ही बच्चों को बता चुके होते हैं। तो हमें ये फीडबैक लेना जरूरी होता है बीच बीच में कि बच्चे हम जो बता रहे हैं उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जैसे आप जो भी विश्लेषण करेंगे यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो यहाँ व्याख्यान विधि हो जाएगी, यहाँ प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दोस्तों हम आप पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको लेसन प्लान ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। न समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों ये इस वीडियो को एक बार और आप लोग ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट होता है पाठ्य वस्तु के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग देख लिए। अब विद्युत ऊर्जा यहाँ देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि घरों दफ्तरों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तथा कारखानों में मशीन को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप अपने तरीके से और लिख देंगे कि घर में आयरन करने के लिए, मोटर पानी पंप चलाने के लिए, फ्रिज कूलर इत्यादि टीवी चलाने के लिए हमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और विद्युत ऊर्जा से ही हम लोग टीवी देख पाते हैं। ठीक है, इत्यादि आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये भी यहाँ लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा ट्रेन भी चलती है इत्यादि। जो भी आप इसमें बच्चों को समझाना चाहें वो आप लोग लिख सकते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं।
अब यहाँ पर जब समझा लेंगे आप तो उसके बाद प्रश्न एक लिखेंगे, अंधेरे कमरे में बल्ब को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे ज़रूर बताएंगे कि विद्युत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान विधि, सबसे पहले हम व्याख्यान किए, उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि किए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे आप कि पवन ऊर्जा, ठीक है। दो ऊर्जा हम लोग पढ़ लिए, तीसरा ऊर्जा है पवन ऊर्जा। तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग आटा चक्की, जल पंप आदि में करते हैं। बच्चों को ये आप समझा लेंगे पवन ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा से हम लोग क्या क्या करते हैं। उसके बाद बच्चों से यहाँ पर प्रश्न, मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछेंगे कि पंखे से हमें क्या मिलता है। बच्चे बोलेंगे हवा मिलती है। वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, वायु में पवन ऊर्जा होती है, इत्यादि। ये सारे प्रश्न बच्चे जवाब दे देंगे। इसमें छात्र क्रिया क्या होगा, तो छात्र आप लोग ध्यान से देखिएगा, अध्यापक आपने ये किया, इस कॉलम में आप कर रहे हैं, इस कॉलम में बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या किए कि छात्र ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण सामग्री आप कौन सा प्रयोग किए, तो व्याख्यान विधि, शिक्षण सामग्री नहीं, सॉरी, एक काम और आप कर सकते हैं। इसके आगे अगर एक कॉलम आपको मिलेगा कि शिक्षण विधि, नहीं शिक्षण विधि नहीं, सॉरी, शिक्षण सामग्री, तो इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि जो ये आपका प्रकरण ये आपने पढ़ाया, तो इस प्रकरण में छात्र क्रिया हो गया, शिक्षण विधि हो गई, उसके बाद शिक्षण सामग्री भी आप लिख सकते हैं कि किस शिक्षण सामग्री का इस प्रकरण पढ़ाने में आपने प्रयोग किया है, ये भी सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम, जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, जो हमें पढ़ाना था, अब हेडिंग आप लोग देंगे कि श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आपने जो भी ब्लैक बोर्ड पर उतारा है, लेकिन यहाँ आपको तो लेसन प्लान लिखना है। तो यहाँ देखेंगे कि छात्र अध्यापक सभी छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अंतर पुस्तिका में उतारने के लिए कहते हैं। ये आपको लेसन प्लान के अंतर्गत ये लिखना है। आपको जब प्रकरण पढ़ा लेंगे पूरा तो श्यामपट्ट कार्य हेडिंग देंगे। अब जब आप आदेश देंगे, बच्चों को बोलेंगे लिखने के लिए, तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र सभी लोग अपने श्यामपट्ट संरक्षण को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, यानी बच्चे लिखते हैं। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य लास्ट में आप देंगे। तो गृह कार्य के अंतर्गत देखा जाए तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। छात्राध्यापक सभी छात्रों को गृह कार्य अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने के लिए कहते हैं। सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग नीचे यहाँ पर छात्राध्यापक का हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर लिख देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड के सारे टॉपिक वाइज नोट, सूक्ष्म शिक्षण, लेसन प्लान आदि की जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।